प्रिय साथियों, आज मैं सांख्यिकी वाला पार्ट जो है वो लेकर आया हूँ। सांख्यिकी का पार्ट आपके रीट के सिलेबस में दिया गया है। इसके अलावा ये पार्ट वो है मैथ्स का जो लगभग हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर डाला जाता है और इसके अंदर जो कंटेंट आता है उसी को मैंने आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। और इस लेक्चर के अंदर सांख्यिकी के मैं उन सभी टॉपिक्स को लूँगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। बिना किसी बकवास के कोई अलग चीज़ें नहीं लेकर के मैं डायरेक्ट टॉपिक टू टॉपिक मैं इस CMPC यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। तो लीजिए, आज ये जो कंटेंट है सांख्यिकी का, जो आपके ख़ास तौर से मैं 22 के अंदर जो 2022 के अंदर जो रीट का एग्ज़ाम होने वाला है 23 और 24 जुलाई वाला, उसके लिए ये पार्ट है। तो सबसे पहले सांख्यिकी वर्ड है क्या? तो वर्ड से पहले 1749 के अंदर आपको बता दूं कि जर्मनी के गोटफ्राइड जो है उन्होंने इस वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया है। जर्मनी के गोटफ्राइड एकेनवाल इसका पूरा नाम है और ये आपके सांख्यिकी के जन्मदाता माने जाते हैं। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। दूसरी बात, जो सांख्यिकी वर्ड है आपके स्टैटिस्टिक्स ओरिजिनल वर्ड है, हम इसको स्टैटिक्स बोलते हैं लेकिन वास्तव में ये स्टैटिस्टिक्स वर्ड है। और ये जो वर्ड है इसके 3 रूपांतरण हैं। लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा और जर्मन भाषा के स्टेटिस्टिक, ये तीनों वर्ड आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और लगभग हर एग्ज़ाम में इस स्टेटिस्टिक का वर्ड है पूछा गया है। तो ये स्टेटस जो है वो तो है आपके किससे, लैटिन भाषा, स्टेटिस्टा जो है वो इटालियन और स्टेटिस्टिक है वो आपके जर्मन भाषा का वर्ड है। इन तीनों ही को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है और इन तीनों का अर्थ होता है एक ही बात, राज्य यानी कि स्टेट। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है और इसके अंदर कुछ नहीं है। फिर दूसरी बात इसके अंदर आती है, जो अब मैं आगे आगे मेन पार्ट ले रहा हूँ, वर्ग अंतराल जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे? परास बटे वर्गों की संख्या, जिसको हम H कहते हैं। जैसे कैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये देख लो आप, परास 10 की है तो 10 बटा वर्गों की संख्या का भाग लग जाएगा तो आपके वर्ग अंतराल आ जाएगा। फिर एक खास बात, आप इसको नहीं छोड़ सकते हैं, वर्ग चिन्ह सबसे खास टॉपिक है ये। वर्ग चिन्ह अलग चीज़ है, वर्ग अंतराल अलग बात है। तो वर्ग चिन्ह जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मध्य निकाला जाता है तो वो वर्ग चिन्ह आएगा। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखना आपको। अगला पार्ट है इसके अंदर प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े, इस टॉपिक से जुड़े, जिस पर आज दिन तक किसी भी एग्जाम ने क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। प्राथमिक आंकड़े आपको बता दूं कि जो पहली बार किसी संस्था द्वारा कलेक्ट किए जाते हो, और द्वितीयक आंकड़े इससे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके और नई नीतियों का निर्माण किया जाता है किसी संस्था द्वारा। तो और नए आंकड़े तैयार किए जाते हैं इनका उपयोग करके, तो वो कहलाते हैं द्वितीयक आंकड़े। मैं आपको बता दूं कि प्राथमिक आंकड़े जो है वो आपके सांख्यिकीय अन्वेषक जिन आंकड़ों का स्वयं या अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से नए सिरे से पहली बार संग्रहित करता है उनको हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे। जैसे इसने दिया है कि एक अन्वेषक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की पारिवारिक स्थिति का अध्ययन करना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए वो मासिक आय है, भाई बहनों की संख्या, आय के स्रोत के बारे में जानकारी करेगा। ये सारे प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे और इनको इकट्ठा करने का जो माध्यम है वो आपको बता दूं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अन्वेषण से हो सकता है, परोक्ष अन्वेषण से हो सकता है, प्रगणकों द्वारा हो सकता है, सूचियाँ बना करके, सूचकों द्वारा प्रश्नावलियाँ भरवा कर है, या स्थानीय संवाददाताओं या स्रोतों से हो सकता है। इसके अलावा विषय विशेषज्ञों के माध्यम से परोक्ष मौखिक अन्वेषण द्वारा ये इन विधियों से अपन प्राथमिक आंकड़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं कि जनगणना
यानी कि सेंसस, है ना, सेंसस। तो जनगणना के जो आंकड़े होंगे वो प्राथमिक आंकड़े होंगे और इनका उपयोग करके सरकारें जब नए आंकड़े प्रकाशित करती है कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, इसके अलावा कितने लोग जो गरीब है, कितने अमीर है, उनके लिए जो भी आंकड़े वापस इनको यूज़ करके बनाए जाएंगे वो द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। द्वितीयक आंकड़ों में यानी कि जो पहले से प्रकाशित हो चुके अब उनका उपयोग किया जाएगा, यानी ये वे आंकड़े जिनका पूर्व में अन्य किसी व्यक्ति देश संस्था द्वारा संकलन किया जा चुका है और प्रकाशित, जो प्रकाशित व अप्रकाशित भी हो सकते हैं। ये एक खास बात, ये आंकड़े प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों हो सकते हैं। यहाँ से वो प्रश्न डाल सकता है कि द्वितीयक आंकड़े जो हमेशा प्रकाशित होते हैं, अप्रकाशित होते हैं, दोनों कंडीशन हो सकती है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको प्रकाशित भी हो सकते हैं और अप्रकाशित भी हो सकते हैं, पब्लिकेशन हो सकता है। अब ये कहाँ से हो सकता है? जैसे प्रकाशित स्रोत है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है जिसमें यूएनओ हो सकता है, ILO है, IMF है, सरकारी प्रशासन हो सकता है ना, अर्ध सरकारी प्रकाशन हो सकते हैं जिसमें नगर पालिकाएँ, नगर निगम, जिला परिषदें, ग्राम पंचायतें, है ना, कोई भी हो सकता है। परिषदों और व्यापारिक संगठनों के प्रकाशन भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास में बहुत सारे हो सकते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इन आंकड़ों को कोई भी प्रकाशित या अप्रकाशित रूप में ले सकता है और काम में ले सकता है। तो वो द्वितीयक आंकड़े हैं जो पहले प्रकाशित या पहले कलेक्ट किए जा चुके काम, तो अब उनको जो काम में लेता है और नए जो आंकड़े तैयार करता है वो द्वितीयक आंकड़े। अब अगला मेन पार्ट है वो है बारंबारता बंटन। बारंबारता बंटन को इसमें दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है असंतत, अवर्गीकृत, खंडित, अविच्छिन्न, और दूसरा है संतत, वर्गीकृत, अखंडित और विच्छिन्न। ध्यान रखना, देखिए ये खंडित है और ये अखंडित। अब इसके अंदर जो अविच्छिन्न आंकड़े होंगे वो तो आपको बता दूं, इसके अंदर प्रेक्षण बहुत कम होंगे और वर्ग नहीं बनाते, वो कहलाते हैं असंतत या अवर्गीकृत। और इधर संतत वाले में क्या है कि जो इसमें प्रेक्षण अधिक होते हैं और वर्ग बनाएंगे। और इसके अंदर ये दो खास वर्ड जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति 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 महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है और हम रोंग कर देते हैं। यानी इसके अंदर अपवर्जी और समावेशी, ये देखिए इसके अंदर अपवर्जी और समावेशी में क्या होता है कि अपवर्जी में वर्ग और f, इधर समावेशी के अंदर भी वर्ग f। तो फर्क क्या है? यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इनकी बारंबारता दे रखी है। यहाँ पर 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30। समावेशी और अपवर्जी दोनों का फर्क पहले आप देख लीजिए सारणी में। यहाँ 0 से 10, 10 से 20, लेकिन यहाँ 1 से 10, फिर 10 इसमें शामिल नहीं है, 11 से 20, 20 इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों शामिल नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, अपर लिमिट और दोनों जो लोअर लिमिट है वो दोनों इसमें शामिल नहीं होती है, जबकि इसके अंदर अपर और लोअर लिमिट दोनों इसी वर्ग में होती है। एक भी 1 से 10 में आएगा और 10 भी 1 से 10 में ही आएगा। अपवर्जी के अंदर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब यहाँ पर क्या है कि 0 तो इसके अंदर शामिल है लेकिन 10 इसमें नहीं आएगा, 10 अगले वाले में आएगा। लिखा ना, अपर लिमिट शामिल नहीं, लोअर लिमिट शामिल, जबकि यहाँ दोनों ही शामिल होती है। ये अपने को अपवर्जी और समावेशी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये जो अपवर्जी वाला मामला है ये इस सारणी में बता रखा है कि 0 से 5 में कौन आएगा? 5 वर्ष से कम इसमें आएंगे। 5 से 10 में कौन आएगा? 5 वर्ष तथा 10 वर्ष से कम वाले, मतलब 5 या इससे ऊपर वाले, लेकिन 10 इसमें नहीं आएगा। इसमें 15 शामिल नहीं होगा, 15 से 10 से 15 के नीचे वाले, इसमें 15 से 20 से नीचे वाले। तो ये आपको कि कौन सी कहलाएगी? ये जो टेबल है, अगर उसने टेबल बना दी, वो क्या करेगा कि ये टेबल बना देगा और इस टेबल के लिए कहेगा कि ये टेबल जो है ये
सब अपवर्जी है या समावेशी या कोई अलग है, तो हमें ध्यान रखना होगा इसमें अपवर्जी होगी। ये अपवर्जी और समावेशी को अच्छी तरह समझ लेना है। एक और जो इम्पोर्टेंट बात है ये वाली, वर्गांतर बनाने का सूत्र, आपको जो आंकड़े दिए होंगे तो आपको वर्गांतर बना करके सारणी बनानी होती है। तो वर्गों की संख्या उस सारणी में कितनी होगी उसके लिए एक फॉर्मूला है कि वर्गों की संख्या के बराबर 1 + 3.322 log n, आधार 10 रहेगा और n यहाँ कुल बारंबारता है। ये एक इम्पोर्टेंट और नई चीज़ है जो आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगी। ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। k = 1 + 3.322 log 10 n और n कुल बारंबारता, ये वर्गों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। तो ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। डायरेक्ट सूत्र पूछा जा सकता है। ये आपको पुरानी 9th की बुक के अंदर मिलेगा, लास्ट वाले चैप्टर में। नेक्स्ट पार्ट है संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको संचयी बारंबार सारणी आपको बनाना आता होगा, फिर भी यहाँ बता रखा है से कम और से अधिक, दोनों का डिफरेंस देख लेना आप। यहाँ पर थोड़ा आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा, क्लियर दिखेगा नहीं, इसके अंदर थोड़े छोटे लिखे कंपैरिजन करने के हिसाब से ऐसे छोटे लिख दिए हैं थोड़े। तो देखिए से कम वर्ग है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इधर इनकी फ्रीक्वेंसी है 2783। तो से कम वाले में तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, 2 का 2 और 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 3 20। इधर क्या कर रखा है, इधर उल्टा चला। देखो से अधिक में आपको नीचे से चलना है। ये जो आपको F दे रखा होगा और 3 आपके एज इट इज, ये 3 का 3, ठीक है। और अब आपको 3 को इसमें प्लस करना, तो ये 11, 11 में 7 प्लस किया 18, 18 में 2 प्लस किया 20। ध्यान रखना दोनों का तरीका कि से कम वाले में तो अपन नीचे उतरेंगे और से अधिक में नीचे से ऊपर चढ़ेंगे। तो वैसे भी आपको पता है कि नियम यही कहता है, क्योंकि अगर हम भूल जाएं, है ना, तो आपको पता है कि से कम, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होता है, से कम और से अधिक। तो से कम का मतलब तो ये हो गया कि हम हाईएस्ट पॉइंट पर हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो हमें नीचे आना होगा। और ये से कम था तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे थे हम ऊपर, और यूँ करते करते अपन ठेठ नीचे उतर गए, नीचे आ गए, ठीक है। और से अधिक वाले में अपन लोएस्ट पॉइंट पर हैं, तभी तो हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये हमने नीचे वाले पॉइंट से स्टार्ट करके और 20 पे आए। देखो आगे से आगे जोड़ते गए, दोनों में जोड़ते गए। बहुत सारे इसको घटाने वाली बात करते हैं कि घटाते हुए चलना, उतरना है तो 2 घटाओ 18, 18 में से 7 गए, 11, 11 में से 8 गए 3, ऐसे तरीका ये आप कैसे भी याद रखो। लेकिन ये ठीक रहेगा कि से कम है तो अपन हाईएस्ट पॉइंट पे इसलिए उतरेंगे नीचे और कम हो जाएंगे, और से अधिक है तो हम लोवेस्ट पॉइंट पर हैं इसलिए अपन अधिक की तरफ जाएंगे। तो ये हम ऊपर जा रहे हैं, से अधिक में ऊपर चलना, से कम में नीचे उतरना, ये हमें ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंदर एक खास बात, असमान वर्ग अंतराल की स्थिति में आयत चित्र बनाने के लिए वर्ग की पुनः निर्धारित बारंबारता। असमान वर्ग मतलब जब ये देखो ये तो बराबर है, 10-10 का अंतराल है, लेकिन ऐसी कंडीशन बन सकती है कि इसके अंदर अंतराल समान नहीं हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बंटन में सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल बटा वर्ग अंतराल इंटू वर्ग अंतराल की बारंबारता। मैं इसको बता देता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन दे रखा है। मैं सीधी बात करूं, यहाँ देखो 1000 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000 और 3000 से 5000 और 5000 से 5500। आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 1000 का अंतर है, यहाँ 500 का अंतर है, यहाँ फिर 500 का अंतर है, यहाँ 3000 से 5000 तो 2000 का अंतर हो गया, और यहाँ आप देखो 5000 से तो ये 500 का अंतर है, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कर्मचारियों की संख्या। तो ऐसे केस में हमें ये वाला सूत्र लगाना पड़ेगा कि वर्ग की पुनः निर्धारित बारंबारता करनी पड़ेगी। तो सूत्र क्या था, H यानी कि
सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल h लिखें। यही लिखा बंटन में सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल जो h आएगा, तो इसमें सबसे कम अंतराल वाला लिख लो। तो सबसे कम देखो यहाँ 1000 है, यहाँ 500 है, यहाँ 500 है, यहाँ 2000 है और यहाँ 500, तो h 500 हो गया। तो ऊपर हो जाएगा 500 और नीचे वर्ग अंतराल जो हमेशा बदलेगा और उस समय वर्ग अंतराल की बारंबारता भी बदल जाएगी। तो आप ध्यान से देखें, अगर पहले वाले की बात करें तो 26 है यहाँ और यहाँ 1000 का डिफरेंस है, तो यहाँ ऊपर तो हमेशा ये वैल्यू सब जगह फिक्स रहेगी, 500 रहेगा। तो 500 बटा वर्ग अंतराल कितना 1000 इंटू 26। ये देखिए 500 बटा 1000 इंटू 26। अब यहाँ अगले वाले में 2000 और 2 यानी कितने का फ़र्क है, यह 500 का। तो ऊपर तो देखो ऊपर सब में सेम है, 500 500 500 500 500 सब में, मतलब कौन सा वाला, ये वाली वैल्यू बंटन में सबसे कम अंतराल वाले वर्ग का अंतराल ये रहेगा। तो ये सब में 500 आ गया। नीचे वर्ग अंतराल जो उसका ओरिजिनल जो है, जो सब में चेंज है, इसमें 1000 है, इसमें 500 है, इसमें 500, इसमें 2000 है, इसमें 500, और फिर इन संख्याओं को इंटू कर दिया और ये नए सिरे से वापस निकाल ली। तो ये पुनः निर्धारित बारंबारता सारणी आपको निकालना आ जाए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए। वो आपको दे देगा और वो कहेगा कि इनमें से कौन सी पुनः निर्धारित बारंबारता बंटन सारणी है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा है तो आप देख लो कि ये तो पूछा ही नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपके पूछी जा सकती है, इसको आप ठीक से देख लें। अब मैंने यहाँ पर जो मेन आलेख होते हैं, जिसमें आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या फ्रीक्वेंसी कर्व, और वृत्त या पाई आलेख, और संचय आवृत्ति वक्र या ओजाइव। ध्यान रखना ये ओजाइव वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। इनको मैंने एक साथ लिख करके, थोड़े अक्षर छोटे हैं, मैं PDF सेंड कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, आप देखना उसके अंदर। लेकिन मैंने कंपेयर करने के हिसाब से मैंने सबको साथ में लिख दिया है। देखिए आयत चित्र का जो इसके जन्मदाता है या सबसे पहले बनाने वाले वो विलियम प्लेफेयर। बारंबारता बहुभुज के हैं बाई शेफर्ड, है ना, ये बाई विलियम और ये बाई शेफर्ड, यानी ये शेफर्ड ने इसको बनाया है। और वृत्त या पाई आलेख को इसने फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बनाया, मतलब इसने दिया सबसे पहले। फिर ओजाइव जो है इसको है फ्रांसिस गाल्टन, ठीक है ना, फ्रांसिस गाल्टन। तो ये चारों नाम आप इनसे अच्छी तरह जोड़ लें, आप पहला काम ये करें। फिर बात करें आयत चित्र के लिए, मैंने पहले ही बताया है, एक तो यह संतत वर्गीकृत और अखंडित बारंबारता बंटन के लिए बनाया जाता है। आयत का क्षेत्रफल समानुपाती होता है फ्रीक्वेंसी के, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल पर निर्भर करती है, यह कम या अधिक हो सकती है। ये वाली बात कि आयत चित्र वर्गीकृत और संतत बारंबारता बंटन का आयतीय निरूपण है। इसमें वर्ग अंतराल जो है वो आधार होते हैं और ऊंचाइयाँ जो होती है आयतों की वो उन वर्गों की बारंबारता के समानुपाती होती है। फिर मैंने कहा था निर्मित आयतों का क्षेत्रफल संबंधित बारंबारताओं के समानुपाती होने चाहिए। ये 2-3 बातें हमें ध्यान रखनी होगी। और इसके अंदर खास तौर से जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत संतत हो, वर्ग अंतराल भी समान हो, बारंबारता बंटन वर्गीकृत और संतत हो परंतु वर्ग अंतराल असमान हो, तो वर्ग अंतराल असमान हो तो हमें पुनः निर्धारित बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी जो मैंने भी बताई। और जब बारंबारता बंटन वर्गीकृत तो है परंतु संतत नहीं, और जब बारंबारता बंटन अवर्गीकृत है और बंटन के मध्य बिंदु दिए गए, ये 4 कंडीशन इसके लिए बनती है। इन चारों कंडीशन में हमारे आयत चित्र बन सकते हैं, जो मैं पिछले वीडियो के अंदर ही बता चुका हूँ। यहाँ मैं कुछ खास चीज़ों को लेकर आया हूँ, इसलिए मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा जो पहले बता चुका हूँ मैं। तो आयत चित्र की बात ये हो गई, ठीक है। फिर आता है बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र। ये शेफर्ड का है और आयत आलेख द्वारा बनाते हैं। आंकड़े संतत और बहुत अधिक होते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। सबसे खास बात है ना, जब आंकड़े बहुत अधिक होते हैं तब इसका उपयोग करते हैं। और ये जो खास तौर से मात्रात्मक आंकड़ों और उनकी बारंबारताओं को इससे स्पष्ट करते हैं। यानी एक मतलब मात्रात्मक आंकड़ों के लिए
ये काम में लिया जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। बारंबारता वक्र के लिए आवश्यक शर्त क्या है? वर्ग अंतराल बहुत छोटे होने चाहिए और प्रत्येक प्रकार यानी वर्गीकृत हो, संतत हो, वर्गीकृत असंतत या अवर्गीकृत, इनके लिए बारंबारता बंटन के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो ये आपके इसके अंदर बता दिया। आयत चित्र से हमेशा बहुलक प्राप्त होता है, बारंबारता वक्र या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी बहुलक प्राप्त होता है। ये इसके लिए आपके डायग्राम है, ये बहुलक का डायग्राम है जो इससे बनता है और दोनों इससे बहुलक ही बनते, ध्यान रखना है। ठीक है, और वृत्त आलेख के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बात कर रहे हैं, इन्होंने दिया है। और पाई चार्ट के बारे में पहले बता चुका हूँ मैं। केंद्र पर जो अंतित कोण होता है वो आपके 360 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसी से ये हमारा डायग्राम बनता है और इस पर इसने हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा है। त्रिज्यखंड का आकार उसके द्वारा निरूपित सूचना के समानुपाती होता है, सीधी सीधी बात, ये इसकी मतलब खास बात है। और चौथा जो पार्ट है वो फ्रांसिस गाल्टन का ओजाइव कर्व। ध्यान देना, ओजाइव कर्व इसके अंदर से कम वक्र, से अधिक वक्र, और जब ये से कम और से अधिक वक्र दोनों जिस पॉइंट पर काटते हैं वो हमारे माध्यिका कहलाती है। ठीक है, यानी ये क्लियर हो गया आपके कि संचयी बारंबारता सारणी से हमारे माध्यिका प्राप्त होती है, जबकि आपके आयत चित्र और इन दोनों से बारंबारता बहुभुज से बहुलक प्राप्त होता है। तो माध्यिका और बहुलक वाली दोनों बातें आपके समझ में आ गई होगी। अगला मैंने कुछ जो आलेख है इसके अलावा के उनको ही मैंने बिल्कुल आपके एकदम कंपैरिजन करके बताने की कोशिश की ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। चित्रालेख यानी पिक्टोग्राफ, रेखा आलेख लाइन ग्राफ, दंड या स्तंभ आलेख बार ग्राफ और द्विदंड आलेख यानी कि डबल बार ग्राफ। देखिए चित्रालेख जो है वो डॉक्टर ओटो न्यूरेथ ने दिया है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आपको इसको ध्यान रखना होगा। इसके अंदर डॉक्टर ओटो न्यूरेथ इसने चित्रालेख दिया और जिसमें चित्रों को गिन करके सारणी बनाते हैं। जैसे ये बना रखी, ये देखिए इन तीनों को मिला करके 250 हो रहे हैं, 2 को मिला करके 200 हो रहे हैं, यानी कि 100, 100 और 50। ठीक है, ये 100 और 100 200 और ये 100 और ये आधा बता रखा है, इसलिए ये 150 हुआ। तो ये आपके चित्रालेख को इसने बताया है और चित्रालेख के बारे में खाली ये सोचना आप याद रख लें। रेखा आलेख लाइन ग्राफ जो कॉमन है ये विलियम प्लेफेयर ने दिया है, ध्यान रखना, विलियम प्लेफेयर। ये वही विलियम प्लेफेयर है जिसने आयत चित्र या हिस्टोग्राम को बनाया था। विलियम प्लेफेयर, रेखा आलेख या आयत आलेख दोनों में विलियम प्लेफेयर ही है, ये आपको याद रखना है। फिर इसके अंदर कोई कॉमन बात है, सभी पहले कर चुके, छोटी क्लासों का मामला है। असंतत बारंबारता बंटन के लिए जब प्रश्नों की संख्या अधिक होती है तब इसको यूज़ करते हैं और ये आप देख लीजिए इसका डायग्राम, एक कॉमन डायग्राम। फिर है अगला दंड या स्तंभ आलेख। इसमें असंतत बारंबारता बंटन के लिए जब प्रश्नों की संख्या कम होती है तब काम में लेते हैं। अच्छा, ये भी विलियम प्लेफेयर ने दिया, ध्यान रखना। ये रेखा आलेख, दंड आलेख और द्विदंड आलेख ये सभी विलियम प्लेफेयर के काम है, इसी ने दिए, ध्यान रखना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। बार की चौड़ाई समान होनी चाहिए, क्रमागत दंडों के बीच की दूरी समान होनी चाहिए और दंडों की ऊंचाई बारंबारता के समानुपाती होती है, यानी हाइट प्रोपोर्शनल टू एफ, ये दंड आलेख के लिए होना चाहिए। द्विदंड आलेख यानी कि इसके अंदर दो विशेषताओं को एक साथ जब काम में लेते हैं, एक ही आलेख से बताना होता है, तो ये आपके ये डबल डबल बता रखा है इसमें, जबकि सिंगल है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है चारों ही, ये कॉन्सेप्ट छोटी क्लासों का 6ठी 7वीं 8वीं वाला ये उससे लिया गया है, लेकिन हमें किसी को भी कम नहीं आंकना है। सभी को चित्रालेख, रेखालेख, दंडालेख, डबल दंडालेख, इन सभी को किस किसने बनाया और क्या कॉमन चीज़ें इसके अंदर, वो हमें ध्यान रख लेनी है। ज़्यादा इसके अंदर बहुत कम पढ़ना है, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक ये जो कन्वर्शन वाला के समावेशी सारणी दे रखी है उसको अपवर्जी में बदलना है, तो मैंने बता दिया आपके वर्गों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है वो है 1 +
3.322 log 10 बेस n, जहाँ n कुल बारता थे। इसको यूज़ करके आपको ये जो दे रखा है समावेशी वाला कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आप इसको 0 से 9.999 और फिर 10 से 19.999, फिर 20 से 29.99, इस तरीके से इसको लिखना आपको। ये इसमें बदलने का तरीका, ये बदला इससे गया लेकिन वो डायरेक्ट लिख दिया गया आपको। जो इसमें देख लो सिस्टम कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल काम कर रखा है, ये आपको याद रखना होगा। ओजाइव जो है, ओजाइव है ना, ओजाइव मतलब संचयी आवृत्ति वक्र, ओजाइव है ना, फ्रांसिस गाल्टन, जिसमें से कम और से अधिक वाली जो ग्राफ जहाँ काटते हैं वो माध्यिका कहलाती है, ये ओजाइव। तो इसके अंदर हमें जैसे वर्ग दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो से कम और से अधिक दोनों को साथ लिख दिया है। से कम है 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। फिर वापस से अधिक वाला जो मैंने बताया नीचे से चलना है, 3 का 3, ठीक है, और 3 और 4 7, और 7 और 3 10, 10 और 5 15। ये जो ऊपर नीचे वाली बात वो याद रखनी है आपको, ये आपको याद हो जाए और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें आपको ऊपर चलना है, सबसे खास बात। तो इसने बता दिया से कम और से अधिक में, तो आपको जो टेबल लेनी, मतलब कोऑर्डिनेट जो लेंगे आप, से कम के अंदर से कम है ना, तो 10 से ये 10 और ये 5 होगा, फिर 20 और ये 8, 30 और 12, 40 और 15, इस तरीके से चलेगा। जबकि से अधिक वाले में आपको ध्यान रखना होगा, इसके अंदर 0 और 15, 10 और 10, 20 और 7 और 30 और 3, ऐसे आपको इसके निर्देशांक लेकर के ग्राफ बनाना होता है। तो ये बेसिक जो क्वेश्चन इनमें से कहीं से भी उठा सकता है, ये एक मेन पार्ट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको अपन ओजाइव या त्वरण वक्र कहते हैं, और त्वरण वक्र के लिए वर्ग अंतराल संतत होने चाहिए कंटिन्यूस में, ठीक है। आयत चित्र की बात अपन ने कर ही ली है, इसमें कोई विशेष बात है नहीं, ये सब मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से मैंने सांख्यिकी का एक बेसिक जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने वो टॉपिक लिए हैं ताकि आप इन्हीं को प्रिपेयर करो और आप अच्छे नंबर ला सको। ये मैंने एक प्रयास किया है आपकी सफलता की दिशा में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और CMPC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है जो उसको भी आप ज्वाइन करें, CMPC बाई KLP के नाम से, तो आप उसको ज्वाइन कर लें। आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे ताकि आप कब कब क्या क्या पढ़ना है और कब कब किस किस लेक्चर्स के लिए प्रिपेयर रहना है वो आपको पता चल जाए। इस सब के साथ में नेक्स्ट लेक्चर पर मिलते हैं, तब तक थैंक्स।